नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर के सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे DRDO सेप्टेम्बर 10 एग्ज़ाम एनालिसिस 2023 की। जी दोस्तों, 16 मार्च 2023 को DRDO के तीनों शिफ्टों का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और तीनों शिफ्टों के 100% रियल क्वेश्चंस मुझे मिल चुके हैं। इस बात पे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। दोस्तों कोई भी क्वेश्चंस में डाउट है आप हमें 8181819473 पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चंस याद हो आप हमें व्हाट्सएप करके बता सकते हैं या फिर इसी वीडियो में कमेंट करके भी आप हमें बता सकते हैं। बाकी दोस्तों इस वीडियो का PDF फाइल या फिर तीनों शिफ्टों का PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो जाइए वहां से उसको जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं बिना देर करते हुए। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं तो एडम स्मिथ को जो कि अर्थशास्त्र का जनक के रूप में भी जाना जाता है। फीफा वर्ल्ड कप में गोल्डन बॉल जो कि बॉल का अवार्ड किसे दिया गया था? लियोनो मेसी को दिया गया था। लियोनो मेसी किसके लिए खेलते हैं? तो ये अर्जेंटीना के लिए खेलते हैं। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल कौन है? तो सहारा मरुस्थल हो जाएगा। सहारा जो कि अरबी शब्द का अरबी लैंग्वेज का एक शब्द है जिसका मतलब होता है सबसे बड़ा मरुस्थल, ठीक है। विश्व का विशालतम गर्म जो कि सहारा का मतलब होता है दोस्तों मरुस्थल ही होता है, ठीक है, लेकिन ये अरबी भाषा में लिखा है। और सहारा विश्व का सबसे विशालतम मतलब सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। सहारा नाम रेगिस्तान के लिए अरबी शब्द सहारा से लिया गया है जिसका अर्थ मरुस्थल होता है, ठीक है। एक प्रश्न आया था कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र क्या है? MgOH2 हो जाएगा आपका राइट आंसर। मैग्नीशियम जो कि हाइड्रोक्साइड एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र जो कि MgOH2 है। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं क्योंकि जल में घुलकर यह दूध जैसा दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न आया था दोस्तों यहाँ पे कि चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो 1194 में हुआ था। बात करते हैं तो चंदावर के युद्ध में जो कि मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया था। चंदावर का युद्ध 1194 में चंदावर में लड़ा गया था। चंदावर वर्तमान में जो कि फिरोजाबाद जिले की यमुना नदी के तट पर स्थित है। वहीं बात करते हैं दोस्तों तो राजा जयचंद कन्नौज के शासक थे। जयचंद जो कि गढ़वाल वंश से संबंधित थे। युद्ध के दौरान जयचंद अपने हाथी से गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कि 1974 में स्थापित किया गया था, यह मैसूर कर्नाटक में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान एक टाइगर रिजर्व है। कर्नाटक में भारत में सबसे ज़्यादा बाघों की आबादी भी है, इसको याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में भारत में सबसे ज़्यादा बाघों की आबादी भी मानी जाती है। भारत में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान जो कि कौन कौन से राज्य में है? जैसे कि केरल की बात करते हैं तो अनमुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली नेशनल उद्यान, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, मटिकटन शोला राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, पंपादुम शोला राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। उसके बाद कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, अंसी राष्ट्रीय उद्यान, कन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख, ठीक है, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय नेशनल उद्यान जो कि ये कर्नाटक में है। वही बात करते हैं दोस्तों कि तमिलनाडु का, तो तमिलनाडु आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि गोइंडी राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार मरीन राष्ट्रीय उद्यान, अनामलाई टाइगर रिजर्व, मधुमलाई, ठीक है, मधुमलाई नेशनल उद्यान, बेंदातंगल पक्षी अभ्यारण्य, ये सभी का है तमिलनाडु में है, तो इनको याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला प्रश्न आया था दोस्तों कि निम्न में से कौन उत्तर भारत का लोक नृत्य है। ऑप्शंस में आपके कथक दिया था, तो कथक जो कि उत्तर भारत का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। एक प्रश्न आया था कि भीमा नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा। बात करते हैं तो मूसी और भीमा कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। कृष्णा नदी जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदियों में से एक मानी जाती है। यह महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य से होकर बहती है। कृष्णा नदी की अन्य सहायक नदियाँ जो कि तुंगभद्रा, जो कि मल्लप्रभा, एरला, ठीक है, घाट प्रभा, बिंदु, कोयना और दूध गंगा, ये सभी क्या है, कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है, लेकिन ये पूछा गया था कि मई के किस हफ्ते में मनाया जाता है, तो ये 7 मई में को मनाया जाता है। तो मेरे हिसाब से मई के पहले हफ्ते में ही मनाया जाता है। ठीक है, पहले हफ्ते में, पहले हफ्ते के लास्ट दिन मनाया जाता है, ऐसे करके दिया होगा ऑप्शन। ठीक है, एक प्रश्न आता है कि भारत के दूसरे सीडीएस कौन बने हैं, तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जो कि दूसरे भारत के सीडीएस बने हैं। बात करते हैं पहले जो कि बिपिन रावत थे, जिनको हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी मृत्यु हो गई थी। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, तो देना शुरू हुआ है। तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो कि 1968 में स्थापित किया गया था, लेकिन पहली बार जो कि 1969 में दिया गया था। अर्थशास्त्र में पहला पुरस्कार 1969 में रैगनर जो कि फ्रिक्स और जॉन टिनबर्गेन को आर्थिक प्रक्रियाओं के विश्लेषण के लिए गतिशील मॉडल विकसित करने और लागू करने के लिए प्रदान किया गया था। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। एक प्रश्न आया था कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो जुलाई 1944 में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। बात करते हैं दोस्तों तो जो कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, जिसे कि आधिकारिक तौर पे संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन के रूप में जाना जाता है, जो कि ब्रेटन वुड्स न्यू हैम्पशायर यानी यूएसए में 1 जुलाई से 22 जुलाई 1944 तक मिले 44 देशों के प्रतिनिधियों का एक समूह था, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के समापन के बाद अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय और मौद्रिक आदेश के नए नियमों के एक श्रृंखला पर सहमत हुए थे। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो सम्मेलन की 2 प्रमुख उपलब्धियाँ थी, जो कि पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक यानी IBRD की स्थापना की गई थी। वहीं बात करते हैं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की स्थापना की गई 1944 में स्थापित इंटरनेशनल बैंक फॉर जो कि रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी IBRD, जिसे जल्द ही विश्व बैंक कहा गया था। ठीक है, पहले ये इसको यही कहा जाता था, तो बाद में इसको विश्व बैंक का नाम दिया गया। 5 विकास संस्थानों के एक जो कि निकटता से जुड़े समूह में विस्तार किया गया था। वही बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे IDA यानी अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की भी स्थापना हुई 1960 में, इसको स्थापित किया गया था। IDA का उद्देश्य ऋण प्रदान करके गरीबी को कम करना है, जिसे कि क्रेडिट कहा जाता है, और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, असमानताओं को कम करने और लोगों के रहने की स्थिति में सुधार के लिए अनुदान प्रदान करना है। वहीं बात करते हैं दोस्तों, IDA ने विश्व बैंक की मूल आधार जो कि उधार बा इंटरनेशनल बैंक फॉर जो कि रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, यानी IBRD का अनुपालन किया है। IBRD और IDA समान स्टाफ और मुख्यालय साझा करते हैं और समान कठोर मानकों के साथ जो कि परियोजनाओं का मूल्यांकन भी करते हैं। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो दोस्तों या तो विद्युत जनित्र दिया होगा, या फिर डायनामो दिया होगा, या फिर जनरेटर का नाम दिया होगा, तो भी आप कर सकते थे। ऑप्शंस कमेंट करके बताना। बात करते हैं तो डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका काम जो कि प्रेरण के फैराडे के नियम पर आधारित है। बात करते हैं दोस्तों, तो जैसे कि स्टेटर एक चुंबकीय क्षेत्र प्रदान करता है, और चुंबकीय क्षेत्र में जो कि आर्मेचर यानी घूमती हुई वाइंडिंग मुड़ता है। यह चुंबकीय क्षेत्र एक विद्युत वाहक बल का उत्पादन करता है, जो कि इलेक्ट्रॉनों को धक्का देता है, जिससे कि धारा उत्पन्न होती है। वहीं का बात करते हैं तो पहले जो कि डायनामोस यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पादन के लिए स्थायी चुंबक से लैस थे, लेकिन बाद में उन्हें विद्युत चुंबकों से बदल दिया गया। ठीक है, वे उद्योगों को बिजली की आपूर्ति करने वाले पहले जनरेटर थे। तो ऑप्शन से एक बार कमेंट करना।
एक प्रश्न आया था कि पास्कल किसका एक जो कि एसआई मात्रक है, ठीक है, एसआई मात्रक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दाब का। बात करते हैं दोस्तों, तो यह इसके आविष्कार जो कि ब्लेज पास्कल के नाम पर रखा गया था। ऊर्जा की एसआई जो कि इकाई जूल और प्रतिरोध की एसआई इकाई जो कि ओम है। पास्कल के नियम के अनुसार दाब उस क्षेत्र द्वारा विभाजित बल के बराबर होता है जिस पर वह कार्य करता है। पास्कल का नियम, जैसे कि पास्कल का नियम ब्लेज पास्कल द्वारा दिए गए तरल यांत्रिकी में, ठीक है, यांत्रिकी में एक सिद्धांत है जिसमें कहा गया है कि एक सीमित जो कि सीमित अपरिमेय तरल पदार्थ में किसी भी बिंदु पर एक दाब परिवर्तन पूरे तरल पदार्थ में प्रसारित होता है, जैसे कि हर जगह एक ही परिवर्तन होता है। ब्लेज पास्कल एक फ्रांसीसी गणितज्ञ थे, ठीक है। वहीं बात करते हैं दोस्तों न्यूटन का नियम, तो न्यूटन का नियम गति के नियम पर आधारित है। स्टीफन जो कि बोल्ट्जमैन यानी का नियम बताते हैं, तो स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम अपने जो कि तापमान के संदर्भ में एक काले भाग से निकलने वाली शक्ति का वर्णन करता है। वहीं बात करते हैं हुक का नियम, तो हुक का नियम भौतिकी का एक नियम है जो कि बताता है कि उस दूरी के संबंध में रैखिक रूप से कुछ दूरी जिसको एक्स तराजू द्वारा एक स्प्रिंग का विस्तार या फिर दबाने के लिए आवश्यकता बल यानी एफ की आवश्यकता होती है। तो इससे रिलेटेड मैंने सभी चीज़ें बता दी आपको। एक प्रश्न आया था कि आंवला में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आंवला में जो कि एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि इंटरफेयर का स्पेलिंग एरर क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरफेयर, यही हो जाएगा। देखते हैं 2023 में किस गाने को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नातू नाटू, जो कि RR मूवी का ये सॉन्ग है। तो नातू नातू आपका राइट आंसर हो जाएगा, या फिर नाटू नाटू, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों यहाँ पे कि भारत का सबसे गर्म मरुस्थल कौन है, तो भारत का सबसे गर्म जो कि मरुस्थल है दोस्तों ये हो जाएगा थार मरुस्थल, ठीक है। थार कहाँ पे है दोस्तों, तो ये राजस्थान का है, ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि किस अंतरिक्ष यात्री की मृत्यु अंतरिक्ष में हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कल्पना चावला की। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि एडम स्मिथ की बुक इनमें से कौन सी है, या फिर कोई बुक का नाम दे के पूछा था कि कौन मतलब किन की बुक है, तो एक बार कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा एग्जैक्ट में ये क्या पूछा था। एक प्रश्न आया था कि निखिल रंजन बनर्जी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सितार। जी हाँ दोस्तों, निखिल रंजन बनर्जी को सितार बजाना इनके पिता जो कि जितेंद्र नाथ बनर्जी ने सिखाया था। सितार बजाने की उनमें बचपन से ही जो कि विलक्षण प्रतिभा थी। निखिल रंजन बनर्जी ने 9 साल की उम्र में अखिल भारतीय सितार प्रतियोगिता जीती और जल्द ही ऑल इंडिया रेडियो पर सितार बजाने लगे थे, ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों आपका कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी यानी IOC 2023 की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, कि कौन सा देश करेगा, या फिर जो भारत की तरफ से जो कि प्रतिनिधि मंडल था उसका नेतृत्व किसने किया था, ये पूछा था। तो चलिए दोनों बता देते हैं। तो इसकी अध्यक्षता भारत करेगा जो कि दोस्तों मई जून में होगा, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे तो आपका भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व नीता अंबानी ने किया था, ठीक है। तो नीता अंबानी आपका राइट आंसर होगा। बात करते हैं दोस्तों तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की यह बैठक मई जून मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में होगी। 2023 में होने वाली इस वार्षिक बैठक की मेजबानी को लेकर हुए मतदान में भारत को वैध जो कि 76 मतों में से 75 वोट मिले। भारी बहुमत से मेजबानी का अधिकार जीतने के बाद IOC की सदस्य और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने इसे भारत के लिए ऐतिहासिक क्षण का बताया था। तो दोस्तों अगर प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व मतलब अध्यक्षता किसने की थी ये पूछा गया होगा तो फिर नीता अंबानी आपका कंफर्म हो जाएगा, या फिर पूछा गया होगा कि IOC 2023 की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा तो ये हो जाएगा आपका भारत, ठीक है। अदरवाइज कमेंट करके एक बार बताइएगा। एक प्रश्न आया था कि शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 21A में जो कि शिक्षा का अधिकार है। बात करते हैं तो भारत में शिक्षा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21A के अंतर्गत मूल अधिकार के रूप में उल्लिखित किया गया था। 2 दिसंबर 2002 को संविधान में
छियासवां संविधान संशोधन था और इसके अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था। और दोस्तों ये जो अधिकार है इसमें 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। और बात करते हैं दोस्तों, तो ये जो आपका 86वां संविधान संशोधन के तहत 11वां भारत का मौलिक अधिकार जो था, और 11वां मौलिक अधिकार जो कि जोड़ा गया था। भारत के संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? तो कुल मौलिक अधिकार जो कि अभी वर्तमान में 11 हैं, जिसमें 10 मौलिक अधिकार जो कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। एक प्रश्न आया था दोस्तों आपका कि एकॉर्ड का एंटोनिम्स पूछा था, तो ये आप कर सकते थे। ठीक है, एपैथिक, ठीक है, एपैथिक, या फिर ये हो जाएगा दोस्तों। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो ये आयोडीन की कमी से होता है दोस्तों। घेंघा जो कि एक रोग है जिसमें गला फूला जो कि फूल जाता है, यह शरीर में आयोडीन की कमी के कारण होता है। आयोडीन की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। यह रोग जो कि बहुधा उन क्षेत्रों के लोगों को होता है जहां पानी में आयोडीन नहीं होता है। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि वर्तमान में आंध्र प्रदेश के नए जो राज्यपाल बने हैं वो कौन है? एस अब्दुल नज़ीर, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों आपका कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल और मैलिक अम्ल दोनों पाए जाते हैं। ऑप्शन कमेंट करके एक बार बताइएगा क्या था। बात करते हैं दोस्तों, तो लाल लाल टमाटर देखने में सुंदर और खाने में स्वादिष्ट होने के साथ पौष्टिक भी होते हैं। इसके खट्टे स्वाद का कारण यह है कि इसमें साइट्रिक एसिड और मैलिक एसिड पाया जाता है, जिसके कारण यह जो कि प्रत्यमल यानी एंटासिड के रूप में काम करता है। तो आप लोग एक बार कमेंट करके बता देना। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि इनमें से कौन सा अनुच्छेद संसद से संबंधित है? तो संसद से संबंधित जो आपका अनुच्छेद हो जाएगा 79 हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद है भारत के राष्ट्रपति और संसद के 2 सदनों यथा राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। तो इसको याद रखिएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। बात करते हैं दोस्तों, तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में संचालित है। बोर्ड का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है तथा आंचलिक कार्य जो कि कार्यालय क्रमशः भोपाल, लखनऊ, बड़ोदरा, कोलकाता, बेंगलुरु एवं शिलांग में कार्यरत हैं एवं आगरा में प्रोजेक्टेड कार्यालय स्थित है। तो आप कमेंट करके बताइएगा क्या पूछा था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि CR राव स्पेस स्टेशन कहाँ पे है? ठीक है, CR राव स्पेस स्टेशन कहाँ पे है? ठीक है, तो इसका कमेंट मैं बताऊंगा दोस्तों आपको। ठीक है, एक आया था प्रश्न कि एस जयशंकर किस राज्य के राज्यसभा की सदस्य ली है? उन्होंने किसके लिए जो कि राज्यसभा में उनको राज्यसभा का सदस्य बनाया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात के लिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न है कि UR राव सैटेलाइट सेंटर कहाँ पर स्थित है? UR राव सैटेलाइट सेंटर कहाँ पे स्थित है? तो ये बेंगलुरु में स्थित है। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो UR राव सैटेलाइट सेंटर जो कि बेंगलुरु पूर्व में इसे जो कि सैटेलाइट के इसरो के सैटेलाइट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, केंद्र यानी ISAC उपग्रहों के निर्माण और विकास के लिए प्रमुख केंद्र है। संबद्ध उपग्रह जो कि प्रौद्योगिकी या अंतरिक्ष यान प्रदान करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। संचार जो कि नेविगेशन के क्षेत्र में विभिन्न उपयोगकर्ताओं के लिए आवेदन, मौसम विज्ञान, रिमोट सेंसिंग, अंतरिक्ष विज्ञान, अंतर जो कि प्लानिट अन्वेषण ठीक है, इसके लिए जो है इससे रिलेटेड मैंने सभी चीज़ें इसमें मेंशन कर दी है, आप देख लेना। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि केरल का एक अभ्यारण्य पूछा गया था। तो चलिए केरल का यहाँ पे सभी अभ्यारण्य आपको बता देते हैं। सबसे पहले केरल में कौन कौन से बांध स्थित है? तो इडुक्की बांध जो कि पेरियार नदी पे स्थित है, मुल्ला पेरियार बांध जो कि पेरियार नदी पे स्थित है, चिमनी बांध जो कि चिमनी नदी पे स्थित है। ठीक है, यहाँ पे जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान जो कि इडुक्की जिला में स्थित है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो कि पलक्कड़ जिला जो कि नीलगिरी पहाड़ी में है। चिनार वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि इडुक्की जिला में स्थित है।
कुमार कोम पक्षी अभ्यारण्य जो कि कोट्टायम जिला में स्थित है। पेरियार वन जीव अभ्यारण्य जो कि इडुक्की जिला में स्थित है। इडुक्की वन अभ्यारण्य भी वहाँ पे एक मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं कौन कौन से हवाई अड्डे हैं। तो त्रिवेंद्रम जो कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, कोचिन हवाई अड्डा है, कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यहाँ के प्रमुख 2 बांध हैं जिसमें कोचिन बंदरगाह और कोझिकोड बंदरगाह तो इसमें शामिल हैं। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 360। दोस्तों ये वित्तीय आपातकाल का क्या पूछा था, कमेंट करके एक बार बताइएगा। बात करते हैं तो दोस्तों अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति आपात की घोषणा यानी आपातकाल की घोषणा और अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन का सीमित आधारों पर जो कि न्यायिक पुनर्विकोलन संभव है। संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद जो कि 352 से 360 तक आपातकालीन उपबंधों का उल्लेख है। आपात उपबंध जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों इतने ही सारे प्रश्न मिले थे। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो लाइक शेयर करिएगा। चलिए चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।